नमस्कार, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और आज इस मौके पर हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। पूरे देश में कोरोना का एक बड़ा संकट, उससे देवभूमि भी अछूती नहीं। त्रिवेंद्र जी की सरकार किस ढंग से इस त्रासदी से जूझ रही है, चुनौतियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, इन सब बातों को समझने के लिए आज हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। त्रिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमिताभ जी। त्रिवेंद्र जी, एक बड़ा संकट और उत्तराखंड के संदर्भ में मैं देखता हूं, उत्तर प्रदेश में तो आरंभ से ही था, लेकिन उत्तराखंड कुछ समय तक इससे बचा रहा संकट से। तो एक धारणा यह बनी थी कि शायद ये पहाड़ी राज्य कोरोना से उतना प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जब बाद में परिस्थितियां बदली और खासतौर पर जब श्रमिक भाई वापस लौटे तो उत्तराखंड की भी चाल वही हो गई जो बाकी राज्यों की। हाँ अमिताभ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग जी। लेकिन उत्तराखंड ने जितने भी यहाँ से श्रमिक वापस गए, अभी तक कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव उनमें पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सभी को स्वस्थ यहाँ से भेजा है जी। और देश भर से जो लोग हमारे पास आए, विशेषकर महाराष्ट्र है, एनसीआर है जी। यहाँ से संक्रमित होकर हमारे जो बंधु भगिनी हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो वहां से संक्रमित होकर यहाँ पर आए और यहाँ पर एकदम से ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा जी। और इतनी तेजी से बढ़ा कि देश का, हम जो महाराष्ट्र का भी अगर रिकॉर्ड हम देखें तो एक सर्टेन डेज में वो बहुत तेजी से बढ़ा जी। लेकिन अब बहुत तेजी से रिकवरी भी हो रही है और जो पॉजिटिव केसेज हैं, अभी हमको ये लगता है कि 22-23 जून तक इनमें वृद्धि होगी अभी, क्योंकि जो लोग भी बाहर से आए हैं उनमें वो संक्रमित हैं और उसके लिए हमारी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमने बढ़ाई है और ये देखने में आ रहा है कि जो विशेषकर जो महाराष्ट्र से लोग आए हैं जी। अभी तक जो पॉजिटिव केसेज की संख्या है, मुझे लगता है कि 65 to 70% ये महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं, पुणे से हैं जी। और लगभग 25% के आसपास ये एनसीआर से हैं और बाकी जो शेष आए हैं अन्य हिस्सों से, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, गुजरात से आए या अन्य राज्यों से आए हैं। जी। जी। तो कुल मिलाकर आप देखें तो हमारे जो अप्रवासी जो हमारे वापस लौटे हैं वो आज यहाँ पर पॉजिटिव केसेज हैं, हमारे वो एक्टिव केसेज हैं, लेकिन रिकवरी भी बहुत तेजी से हुई है। 51% के करीब लोग रिकवर हुए हैं और वो अपने घरों के लिए भेज दिए गए हैं। जी। त्रिवेंद्र जी, आपने 2 दिन के लिए राजधानी को टोटल लॉकडाउन में रखा, उससे कुछ नियंत्रण में सहायता मिली, कुछ लक्ष्य साधने में सफलता मिली? देखिए, अभी हमारे जो देहरादून की सब्जी मंडी है जी, उसमें कुछ पॉजिटिव केस आए और उनका सोर्स का पता नहीं चल रहा है, ट्रेवल हिस्ट्री नहीं पता चल रही है, तो इस वजह से हमको देहरादून शहर को बंद करना पड़ा जी। क्योंकि सब्जी मंडी से सभी का संबंध होता है, हर घर का संबंध होता ठीक है, बात है। ताकि उसको सैनिटाइज किया जा सके और पूरी स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं। जहां जहां के ये जो 35-40 केस हैं उनके मोहल्लों को एकदम हम सैनिटाइज भी कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो रही है ताकि हम कोई भी संदेह ये मन में ना रहे और गहन तरीके से उसकी छानबीन हो रही है। जी। फिर हम अगले सैटरडे संडे को फिर एक बार पूरे शहर को सैनिटाइज करेंगे और सघन सैनिटाइजेशन तो सभी जगह चल रहा है, लेकिन हम बहुत सघन तरीके से इसको करते हैं, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, और भारी संख्या में हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगती हैं। हम कुछ 30-35 गाड़ियां बाहर से भी मंगाते हैं कि ताकि समय पर 2 दिन में
हम 100% सैनिटाइज शहर को कर सकें। तो जी अभी हम ये कह सकते हैं कि अब नए केस में कमी आई है, लेकिन जो पेंडिंग हमारे पास सैंपल पड़े हुए हैं, जिनके लगभग, अगर हम 24 घंटे पहले की बात बताएं आपको, तो जी। लगभग 6,000 के आसपास थे। हम्म। तो वो जो केसेज हमारे हैं उनको हम उनको उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है, तो उसी में इस तरह के केस आ रहे हैं। जी। त्रिवेद जी, कम्युनिटी। जी। एक सवाल मेरे जहन में आता है। उत्तराखंड राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा जब से जन्मा, तब जी। से उठा पटक जी। चलती रही। तो जी। स्वाभाविक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां बहुत डेवलप नहीं था, और पहाड़ी जी। राज्य होने के कारण दूसरे किस्म की समस्याएं भी हैं, दुर्गम स्थान है, और इतनी बड़ी जी। आपदा अचानक से आई। जी। आपने हेल्थ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया? स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा है राज्य में, वो कैसे खड़ा किया? देखिए अमिताभ जी, हम आपको बताएं कि जी स्वास्थ्य की अव्यवस्थाओं से मैं स्वयं प्रभावित रहा हूं, मेरा परिवार प्रभावित रहा है। मेरे जवान भाई की डेथ हुई थी, जी, और मुझे गांव स्मरण में है। कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। मेरे मकान में हॉस्पिटल था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जी लेकिन वहां पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। और इसलिए मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को टारगेट दिया कि एक तो प्रत्येक जिले में हमारे आईसीयू होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, जी और डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए जो भी नियमों में कोई परिवर्तन करना है, ताकि सहजता से हम भर्ती कर सके। और आज मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में जब हमने 3 साल पहले सरकार बनाई थी, तो हमारे पास 1100 से भी कम डॉक्टर हमारे पास थे। जी आज हमारे पास 2400 के करीब डॉक्टर आज हमारे पास हैं। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक एक सेंटर तो आईसीयू और वेंटिलेटर हैं ही, लेकिन कहीं पर दो दो तीन तीन जगहों पर भी आईसीयू और वेंटिलेटर हैं। तमाम जी तरह की सुविधाएं आज हमने देने का प्रयास किया है। 3 मेडिकल कॉलेज इस दौरान हमने स्वीकृत कराए, जी उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में और पिथौरागढ़ में। और उनके पैसा भी हमारे पास आ गया है, और उसके लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है। हल्द्वानी में हमने 150 बेड बढ़ाए, देहरादून में एक 200 बेड का अस्पताल हमारा उसके टेंडर हो चुके हैं। जी हरिद्वार में हमने 100 सवा 100 बेड बढ़ाई। हर जिले में हमने ट्रांजिट हॉस्टल हमने डॉक्टर्स के लिए बनाए। नर्सिंग कॉलेज हमारे एकदम तैयारी में है, बिल्डिंग भवन बन गए हैं। जी तो हमने हेल्थ पर एक विशेष फोकस किया, और मैं समझता हूँ कि अभी कोविड हॉस्पिटल के लिए भी हमने एक जगह हमारी चिन्हित हो गई है, और एक जगह अभी हम, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ के बारे में कि यहाँ वन भूमि जी बहुत अधिक है, तो एक जगह जो वन भूमि पर हमारा हस्तांतरण का काम चल रहा है, वो जी 500-500 बेड के ये 2 हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। जी। त्रिवेंद्र जी, जो लोग बाहर से आए हैं, जो जी। उत्तराखंड मूल के थे, इस आपदा में अपने वतन वापस, अपने गृह क्षेत्र वापस लौटे, अपने गांव, जी। अपने खेत, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, मुझे लगता है अब जी। कोरोना के साथ जब जीना है, तो उसका इलाज जी। एक तरफ और शेष जिंदगी दूसरी तरफ, दोनों समान साथ साथ चलनी होंगी। उनके लिए रोजगार एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, जी और इसके लिए हमने भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये राज्य में हम लाए हैं। जी अभी लगभग 1 सप्ताह पूर्व ही हमने उसका लोकार्पण किया है। जी और तमाम जो माइग्रेंट्स हैं जो वापस आ रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमने रखा है। एक होप करके एक एप्लीकेशन एक हमने बनाया है, और उसमें तमाम जो लोग हमारे ऐसे जो वापस लौटे हैं, और जिन लोगों को आवश्यकता है, जी श्रमिकों की आवश्यकता है, कर्मचारियों की आवश्यकता है, स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है, उन दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। और उससे जो जिनको आवश्यकता है, और आवश्यकता इंडस्ट्री को भी है, जी और बिल्कुल, जिनको दोनों को है। काम चाहिए उनको भी है, तो उनको दोनों को जोड़ने का काम किया है। लेकिन अभी तक हमारे पास लगभग 7,000 के करीब रजिस्ट्रेशन उसमें हुए हैं। जी तो हम सबका डेटा हमारे पास है, हम हर किसी को बल्क मैसेजेस के माध्यम से उनको सूचना भी करते हैं कि भाई ये जगह है, आप यहाँ पर जी अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसमें लगभग 150 तरह के काम हैं जी जिनके लिए फाइनेंसिंग की व्यवस्था की गई है। 10% से लेकर 25% तक की छूट है, और कुछ काम ऐसे कि जो हम निःशुल्क भी जो गरीब लोग हैं उनको हम निःशुल्क भी कुछ चीजें देंगे, जैसे मछली का बीज है, जी जैसे चिक्स हैं, ऐसे कुछ ऐसी काम हैं जो हम उनको निःशुल्क भी देंगे। और 40% तक सब्सिडी है, जैसे हमारे मधुमक्खी पालन है उसमें भारी सब्सिडी है, डेयरी में 25% तक की सब्सिडी है, और पोल्ट्री में 25% तक की सब्सिडी है। ऐसे अलग अलग जो जी लगभग 150 काम है उनमें 10% से लेकर और 25% तक की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। और पर्यटन विभाग की तरफ से भी हम एक योजना अभी लाने वाले हैं, क्योंकि पर्यटन अभी बहुत जल्दी नहीं महसूस होता कि पर्यटक एकदम से उत्तराखंड आएंगे। अभी जैसी हालात देश में चल रही है, तो पर्यटन के लिए भी हम कुछ योजनाएं भी ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हमारा टारगेट है कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। जी अभी तक 3 लाख के करीब लोग मनरेगा में भी काम कर रहे हैं, और 10,000 से अधिक नए लोगों ने अभी मनरेगा में अपना रजिस्ट्रेशन किया है। तो उस दिशा में हम लोग प्रयासरत है कि कोई बेरोजगार न रहे। और अभी हमने तुरंत जो हमको लगता है वो हमने एग्रीकल्चर एंड अलाइड पर हमने जी फोकस जी किया है। ठीक। त्रिवेंद्र जी, उत्तराखंड का जो मूल आय का स्रोत मैं समझता हूं वो है पर्यटन। जी जी उत्तराखंड जब बना वाजपेयी जी के समय, तो उस एक बात आई थी कि भाई इसको बिजली के उत्पादन का हब बनाया जाए। एक बात आई थी कि इसको हिमाचल की तरह से कुछ ब्रांडेड चीजों के उत्पादन का, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का बनाया जाए। लेकिन वो आपसी लड़ाई इतनी ज्यादा रही, विधायक जुटाने का ही काम इतना लंबा चल गया, उत्तराखंड में भी सरकार गिराओ सरकार बनाओ, कि वो चीजें हुई नहीं। अब जो पर्यटन का मूल मामला है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो या सामान्य पर्यटन हो, वो आपकी आय का मूल स्रोत है, और उस पर अभी लंबे समय तक कोरोना की छाया रहेगी। त्रिवेंद्र जी, तो सरकार निश्चित के राजस्व पर असर पड़ेगा, तो एक आप पर भार पड़ेगा, उससे भी निपटना होगा। निश्चित रूप से राजस्व पर कोविड का बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव पड़ा है, जी और ये केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी पर्यटन, जैसा आपने कहा, और राज्य स्थापना की ओर हमको ले गए आप, तो ये सच है कि जब राज्य स्थापित हुआ था तो हम ये मानते थे कि उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से हमारे पास जल पर्याप्त मात्रा में है, और उससे हम विद्युत पैदा करके और उसको उसकी मार्केटिंग करेंगे तो हम देश को ऊर्जा दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं। जी लेकिन तमाम तरह के कारण, कुछ भावनात्मक कारणों से और कुछ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की कारण वजह से, जो विद्युत परियोजनाएं थी उनमें हमको संस्तुति नहीं मिल पा रही है, और लगभग 27,500 करोड़ की परियोजनाएं हमारी अभी रुकी पड़ी हुई हैं, जी जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता और करोड़ों रुपया राज्य सरकार को सालाना रेवेन्यू मिलता, वो नहीं हो पाया है। तो हमने उसके विकल्प के रूप में हमने सोलर पर हमने काम किया है, जी और सोलर के हमारे टेंडरिंग हुई है। हमने फ्लोटिंग सोलर के लिए भी टेंडर किए हैं, और साथ ही हमने फोकस किया पर्यटन पर। जी हमको ये लगा कि पर्यटन ही अंततः उत्तराखंड के लिए एक सस्टेनेबल वही क्षेत्र एकमात्र हो स्थायी सकता है। स्थायी स्रोत अभी तो वही है। जी, तो जी हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पर हम लोगों ने काम किया। हर जिले में एक नया डेस्टिनेशन तैयार करना। जी अभी तक जो हमारे जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सेचुरेशन पर आ गए, चाहे नैनीताल हो, मसूरी हो, रानीखेत हो, या अन्य हमारे जो भी ऐसे पर्वतीय स्थल हैं, वो सब एक तरह से उन्होंने पूर्ण आकार अपना ले लिया है। जी तो हमने नए डेस्टिनेशन पर हम लोगों ने काम किया, और वो अलग अलग थीम पर आधारित हैं। कुछ जल क्रीड़ाओं पर आधारित है, कुछ योगा और आपका इस वेलनेस पर हैं। जी ऐसे अलग अलग थीम पर एक हम
पिथौरागढ़ में हमारा ट्यूलिप गार्डन हमारा बहुत बड़ा 50 हेक्टेयर में हमारा प्रस्तावित है, जिस पर प्रारंभिक काम नर्सरी का काम तैयार भी हो गया है जी। एक छोटा सा गार्डन हमारा 4-5 हेक्टेयर का मुनस्यारी में ट्यूलिप गार्डन तैयार भी हो गया है। ऐसे अलग अलग जगह पर हमने चिन्हित किए हैं, 13 जिलों में 13 स्थान चिन्हित किए हैं और वहां पर हम पर्यटन की गतिविधियां, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है जी, ये लॉन्ग टर्म है, लंबी यात्रा है ये तो। इसमें समय लगेगा और इनको डेवलप होने में भी समय लगेगा जी। फिलहाल हमने फोकस जो है वो हमने जो हमको तुरंत हमारी जरूरत भी है और जो लोग बेरोजगार हो गए उनको तुरंत जो इनकम दे सकता है वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है। 10,000 क्लस्टर जी। एग्रीकल्चर है, उसमें हॉर्टिकल्चर है, उसमें मसाले हैं, उसमें एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उसमें फिशरीज के हैं, ट्राउट के सेंटर हैं जी। ऐसे हमने 10,000 क्लस्टर हम डेवलप कर रहे हैं जी, जिन पर काम प्रारंभ हो गया है जी। तो इससे हमारा रोजगार जनरेट होगा, इससे हमारी इनकम भी जनरेट होगी और एक हिमालयन प्रोडक्ट, हिमालयन ब्रांड भी हम एक स्थापित कर पाएंगे। जी त्रिवेंद्र जी, एक सवाल बार बार आता है पूरे देश भर से कि भाई 4 धाम की यात्रा कब से, इस पर कुछ चिंतन किया आपने? जमीनी हकीकत को देखते हुए क्या संभव है, कब तक संभव है? थोड़ा सा लोग अभी सहमे हुए हैं जी, क्योंकि जो 4 धाम है एकदम सीमांत क्षेत्रों में सीमांत है जी, सीमांत है और वहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, उससे ज्यादा लोग थोड़ा सा लोगों के मन में संकोच भी है, भय भी है जी। तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। धामों के कपाट तो समय खुल गए थे, अब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या हम वहां पर 1,000-2,000 लोगों को पर डे पर, जैसे बद्रीनाथ जी हैं जी, तो उन लोगों से बातचीत चल रही है। केदारनाथ में थोड़ा दिक्कतें हैं जी, काफी 21-22 किलोमीटर पैदल है तो वहाँ की अलग तरह की समस्या है, लेकिन जैसे यमुनोत्री है 5-6 किलोमीटर पैदल है तो लोकल लोग उसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इन सब चीजों पर अभी कल परसों में, बीते हुए कल परसों में मीटिंगें हुई हैं जी। आज हमारे अधिकारी हमारे पास रिपोर्ट लेकर आएंगे तो उस पर फिर हम आगे का निर्णय लेंगे। जी त्रिवेंद्र जी, मेरी इच्छा ये है कि हमको सीमित और नियंत्रित मात्रा में यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, और अभी तो हर चीज सीमित ही हो, एहतियात के साथ हो। त्रिवेंद्र जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है बार बार, और मैं जब भी किसी मुख्यमंत्री से संवाद करता हूं तो ये सवाल जरूर पूछता हूं। कोरोना की इस महामारी में जो निजी अस्पताल हैं, ये इलाज के लिए कितनी फीस प्रतिदिन ले सकते हैं? महामारी एक्ट के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वो उसका निर्धारण कर दे। कैपिंग कर देती है सरकार, जैसे तमिलनाडु ने कर दी कैपिंग कि भाई प्रथम द्वितीय श्रेणी के अस्पताल 7,500 रुपए प्रतिदिन, और उसके बाद की जो तीसरी और चौथी श्रेणी है वो 5,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं ले सकते। क्या उत्तराखंड ऐसी कैपिंग करने पर चिंतन कर रहा है? मुझे लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में निजी अस्पताल कई बार इतना बिल बना देते हैं कि व्यक्ति के लिए दूसरा संकट पैदा हो जाता है। दिल्ली में हम देख रहे हैं 7-7, 8-8 लाख रुपए का बिल बन रहा है कोरोना से, जो लोग प्राइवेट इलाज करा के आ रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड में इस तरह की कोई भी शिकायत हमको नहीं मिली जी, न मीडिया के माध्यम से कोई इस तरह की कोई घटना उत्तराखंड में घटित हुई है जी। और जो हमारा नैनीताल जनपद है वहां पर तो बाकायदा जो डॉक्टर हैं वो हमारे जिलाधिकारी ने उनको साथ में बिठा करके, और वो जो अटल आयुष्मान योजना के जो चार्जेज हैं उस पर भी वो काम कर रहे हैं। तब तो बड़े बधाई के पात्र है सच में भाई। जी जी जी, बधाई के पात्र तो इस तरह के अभी हमारे यहाँ कोई जी हमारे यहाँ भी इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है कि कहीं पर डॉक्टर्स ने कहीं ऐसा अमानवीय कोई व्यवहार किया या कोई वहां पर उन्होंने मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। अभी तक ऐसा भगवान की दया से, बद्री विशाल जी की कृपा से ऐसा कोई भी नहीं। त्रिवेंद्र जी, मैं आपको भी बधाई दूंगा, आपने ऐसी कार्य संस्कृति वहां डेवलप की कि यहाँ मतलब बाकी जगह मैं देख रहा हूं निजी अस्पतालों से लोग त्रस्त हो गए हैं।
जी मकान गिरवी रख के इलाज कराएं और मरीज को छुड़ा के लाएं, वो परिस्थितियां पैदा हो गई ये दिल्ली बहुत जैसे ही राजधानी में। बहुत ही कष्टप्रद है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जी त्रिवेंद्र जी, एक और मसला कोरोना से हटके है। जब आपदा आई थी उत्तराखंड में, एक भीषण दुस्वप्न की तरह बहुत कुछ बहा ले गई। उसके बाद इस बात को जोर दिया गया कि भाई आपदा प्रबंधन मुस्तैद बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि उस समय बहुत सारे लैप्सेस सामने आए थे। हम आप तब भी बात करते थे इसी आपदा के मसले पर। यह तय हुआ कि भाई आपदा प्रभावित जो संवेदनशील गांव हैं, जहां आपदा का संकट ज्यादा है, उन गांवों में विस्थापन किया जाएगा, उनके लोगों का पुनर्वास किया जाएगा, ताकि कोई दोबारा संकट वैसा आए तो वो लोग सुरक्षित रहें। वो उसके बाद मैंने कुछ समय तक फॉलो किया, तब तक तो मुझे कुछ प्रगति दिखी नहीं। अब मेरे ख्याल से 3 साल से आप हैं राज्य में, आपकी सरकार है, उस मामले में कितनी प्रगति हुई? चूंकि उत्तराखंड के लिए वो मसला बहुत महत्वपूर्ण है। अमिताभ जी, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय अलग से बनाया गया जी। और उत्तराखंड की जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप आपदा प्रबंधन जी एक जो टीम है, प्रशिक्षित के पास बल है जी, वो उत्तराखंड नंबर 1 का स्थान जी। लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग विस्थापित होते हैं उसके लिए बहुत ठोस प्रयास नहीं कर पाए। सुरक्षा तो की जी, सुरक्षा तो की, लेकिन उनके लिए जितना सघन प्रयास होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और हमने, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में जी, जितने अभी तक विस्थापित नहीं हुए, रिहेबिलिटेट नहीं किया गया जितने लोगों को, उनको हमने इन 3 सालों में किया है। मुझे लगता है कि 600 से अधिक ये परिवार हैं जिनको हमने किया है जी। और उससे पहले का अगर हम देखें तो नियर अबाउट 200 के आसपास है। तो हमने उस पर प्रयास किया, उसके लिए हम एक नीति हमने बनाया। राज्य में पहले से कोई नीति ही नहीं थी, तो हमने एक नीति बनाया और उसके तहत हम हर वर्ष हमने उसके लिए पैसा रखते हैं हम लोग, और हमने हर वर्ष एक लक्ष्य निर्धारित करके उन लोगों को हम पुनः स्थापित करते हैं। कुछ दिक्कतें हैं राज्य में कि राजस्व भूमि बहुत कम है, लगभग 71 प्लस, मतलब 71% से अधिक भूमि हमारी वन भूमि है। तो कुछ दिक्कतें आती हैं व्यवहारिक, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम लोग ठीक से प्रयास करते हैं गंभीरता से तो व्यवस्थाएं होती है। जैसे कि 3 सालों में हम लोगों ने इतने लोगों को, इतने परिवारों को हमने पुनः स्थापित किया है। जी त्रिवेंद्र जी, मुझे याद है आपदा के बाद जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपदा के कालखंड में जो कुछ हुआ उस पर एक श्वेत पत्र सरकार को लाना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल लाएगी सरकार, लेकिन वो फिर लाए नहीं। मैंने कहा था देश को पता लगना चाहिए क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी, लैप्सेस कहां थे, सैटेलाइट फोन थे कि नहीं थे, थे तो चालू थे कि नहीं थे, अधिकारी कहां थे। मुझे लगता है कि इस ढंग की भी एक संस्कृति डेवलप होनी चाहिए, उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी ब्यूरोक्रेसी की। देखिए, बिल्कुल हमारा ये मानना है कि पूरी पारदर्शिता होना चाहिए जी, और समय पर ही सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर पारदर्शिता है जी, सतर्कता है, तो ऐसी स्थिति ही नहीं पैदा होगी। और हमारी ये कोशिश रहती है कि ऐसी हालात ही पैदा ना हो कि किसी को भ्रष्टाचार करने का मौका मिले जी। एक पहले भ्रष्टाचार करवाओ, फिर उसकी इंक्वायरी कराओ, तो मैं समझता हूं ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम भ्रष्टाचार को होने ही ना दें, हम उसके मूल पर प्रहार करें, उसके जड़ पर हम प्रहार करें, ताकि माना हम जांच कराते हैं, उसमें तो खर्चा होता है, बिल्कुल खर्चा होता है, टैक्स पेयर का पैसा खराब होता है, समय लगता है, देश का पैसा बर्बाद होता है, आम आदमी से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो पैसा उसमें लगता है जी। और इसलिए
भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार होना बहुत जरूरी है जी। और हमने इस दौरान ये कोशिश की है। त्रिवेंद्र जी, एक उत्तराखंड में नारा चला था, जवानी और पानी रोको। लगभग हर बड़े नेता ने इस नारा को दोहराया, जितनों से मैं मिला उन्होंने सबने ये दोहराया अपने अपने कार्यखंड में, कालखंड में। लेकिन जवानी और पानी दोनों रोकना मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती के रूप में अभी भी सामने है। इससे आप कैसे निपट रहे हैं? देखिए, हमने सरकार बनाते ही जी और विधानसभा के पहले ही सत्र में घोषणा की थी कि हम पलायन को रोकने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित करेंगे जी। और हमने ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग गठित किया और इस आयोग के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर पलायन होता क्यों है। तो पलायन में दो तरह का पलायन है। एक तो लोग अच्छी प्रगति के लिए घर से बाहर निकले, दुनिया में जाते हैं लोग, कोई बुरी बात भी नहीं है, नहीं वो तो सार्थक चीज बात है जी, वो तो सार्थक है। लेकिन कुछ लोग मजबूरी में पलायन करते हैं तो वो चिंता का विषय है। और जब चिंता की बात हम करते हैं तो उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो ये उत्तराखंड सीमांत प्रदेश है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हमारी हैं। ठीक बात है। और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होने की वजह से ये एक तरह से ये सामरिक रूप से अति संवेदनशील क्षेत्र है जी। तो एक तो सामरिक दृष्टि से हमारी सीमाओं पर लोग बने रहे बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि लोगों को गांव में तीन कारण से लोग पलायन करते हैं: शिक्षा की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से और रोजगार की दृष्टि से। ठीक है। तो हमने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हमने तीनों पर काम किया। शिक्षा में हम लोगों ने एनसीईआरटी की पुस्तकें पूरे प्रदेश में हमने अनिवार्य कर दी स्कूलों में जी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर 500 विद्यालयों पर हमने वर्चुअल क्लास हम ले रहे हैं। 700 विद्यालयों के लिए हमारी प्रक्रिया अभी चल रही है जी। और कुछ विद्यालयों को हमने दूसरे तरीके से जोड़ने का प्रयास किया है। तो पहली चीज, स्कूलों में पढ़ाई के लिए किताबें, पुस्तकें, पाठ्यक्रम कैसा हो जो और सबके साथ हम प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके समान हम भाग ले सके। एनसीईआरटी की किताबें सब जगह पढ़ाई जाती हैं। तो हमने शिक्षा पर ध्यान दिया और हमने विद्यालयों में, यहाँ पहाड़ की स्थिति ऐसी थी, कई विद्यालयों में बच्चे ही नहीं थे, कहीं 5 बच्चे, कहीं 7 बच्चे। तो हमने ऐसे विद्यालयों को क्लब कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है। तो उससे क्लब करने से ये हुआ कि बच्चों की संख्या बढ़ गई, शिक्षकों की संख्या बढ़ गई। नहीं तो 2 शिक्षक और 5 क्लास कैसे पढ़ाएंगे, चाहे एक एक बच्चा है। तो हमने स्कूलों का क्लब किया उत्तराखंड। एक नए कॉन्सेप्ट पर हमने काम किया जी। लोग न्यायालय भी गए, कुछ लोगों को बुरा लगा, उनके सुविधाजनक स्थितियां नहीं होंगी, विशेष करके जो लोग उस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। कोर्ट ने बड़ी प्रशंसा करी कि आपने बहुत अच्छा किया है ये जी। त्रिवेंद्र जी, लेकिन एक समस्या उत्तराखंड में रही जो मैंने व्यक्तिगत देखी, अध्यापक और डॉक्टर पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहता। पहाड़ का आधार कार्ड वो रखना चाहता बस है, बाकी वो चाहता मैं मैदान में ही रहूं। देखिए अमिताभ जी, मैं केवल अध्यापक या डॉक्टर या किसी एक पेशे को इसके लिए दोषी नहीं मानता। सभी ऐसा चाहते हैं कि उनको सुविधाजनक जगह हो। सब लोग चाहते हैं, कोई भी कर्मचारी हो। केवल मैं शिक्षा विभाग को इस बात के लिए उचित हूं तो मैं उसके लिए उचित नहीं मानता जी। उसके लिए उचित नहीं मानता। सभी का रहता है कि भाई सुविधाजनक जगह हो। लेकिन हमने एक तो हमने आईटी के माध्यम से वहां पर प्रयास किया, दूसरा हमने अच्छा पाठ्यक्रम दिया, स्कूलों को क्लब किया, तो उसके कारण अध्यापकों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टर्स के लिए हमने वहां पर डॉक्टर्स की भर्ती की। अब आप कहाँ 1100 से कम और कहाँ 2400 के आसपास डॉक्टर आज हमारे हैं। तो आज हमने वहां पर उनके ट्रांजिट हॉस्टल बनाए हैं। वहां पर हमने
टेली मेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी, ये जी देश का पहला राज्य है जहां पर कुल देश में जितना हुआ है जी। उसका 60% उत्तराखंड में हुआ है। वेरी और नाइस। जो हमारे कई जगह हमारे लोकल बेस पर हमारे जिलाधिकारियों ने जो हमारी छोटी छोटी डिस्पेंसरी हैं ऐसे 30-40 तक उनमें टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। जी तो हमने जहां पर डॉक्टर नहीं रह रहे हैं या डॉक्टर जहां पर उपलब्ध नहीं है जी। तो वहां पर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। ठीक और बात है। तीसरी बात है रोजगार की बात। जी। तो रोजगार के लिए हमने ग्रोथ सेंटर कॉन्सेप्ट पर हमने काम किया और आज हमारे 96 ग्रोथ सेंटर आज हमारे काम कर रहे हैं। और ग्रोथ सेंटर का अगर परिकल्पना है तो ये है कि वहां पर स्थानीय आधार पर जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं वो कुछ जंगलों पर आधारित हो सकते हैं, कुछ हमारे खेती पर आधारित हो सकते हैं ठीक और है। कुछ को हम कर सकते हैं, नए संसाधन हम कल्टीवेट जुटा कर सकते सकते हैं हैं। मार्केट की डिमांड के हिसाब से। तो ऐसे 96 ग्रोथ सेंटर हमने आज केंद्रित किए हैं जी और उस पर कोई जो उत्पाद है हमारे उनकी वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग है, उनकी ग्रेडिंग है और ब्रांडिंग है। जी ये इन चीजों पर हमने फोकस किया और 96 ग्रोथ सेंटर हमारे प्रारंभ हुए हैं। जी। आने वाले समय में ये एक जो सेंटर है एक नई टाउनशिप डेवलप होगी और हमने 670 ऐसे सेंटर डेवलप करने का लक्ष्य रखा हुआ है जिसमें से 96 डेवलप हुए हैं। जी तो ये 670 हमारी नई टाउनशिप डेवलप होगी और जो लोग आज पलायन कर रहे हैं जब उनको वहां पर कुछ रोजगार मिल जाएगा, वहां पर तो आर्थिक वो गतिविधियां निश्चित रूप से संचालित वापस होने आना लगेंगी, चाहेंगे। तो वो पलायन नहीं करेंगे। जी जी। त्रिवेंद्र जी, एक बस आखिरी सवाल। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्णय आपने लिया, अभी राज्यपाल का अनुमोदन उस पर प्राप्त हुआ। ये बड़ी मांग थी, आंदोलनकारियों के हृदय की इच्छा थी। उत्तराखंड बहुत संघर्ष से बना, उनका मान रहना भी चाहिए था। आपने निर्णय किया, आपकी सरकार ने, एक अच्छा कदम है। अब इसमें आगे क्या प्रक्रिया रहेगी और ये सजीव रूप में राजधानी वहां फंक्शनल कब और कैसे होगी? देखिए अमिताभ जी, जो संसाधन चाहिए थी, विशेषकर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो हमको सुविधाएं चाहिए थी, आज लगभग वहां पर नजदीक तक पहुंच गई है। जी। रेल लाइन भी 3-4 सालों में पहुंच जाएगी। ऑल वेदर रोड बिल्कुल नजदीक तक बन गई है। वहां से 40-45 किलोमीटर हमको बढ़िया सड़क सड़क तो है लेकिन और बढ़िया बेहतर सड़क हमको बनानी होगी। वहां पर हमने हेलीपैड के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया है। वहां पर बढ़िया हैंगर हम वहां पर हम बनवा रहे हैं। उस पर भी काम बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा, काम प्रारंभ हो जाएंगे। और जो वहां पर अवस्थापना सुविधाएं चाहिए, अभी वहां पर सुविधाएं नहीं है। जरूर विधायकों के लिए कुछ भवन बने हैं, पुलिस के लिए टेम्परेरी व्यवस्था है और जो कर्मचारी जाते हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो तमाम व्यवस्थाएं हमको जुटानी है जी। लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है, उसका बहुत बेहतर शुरुआत उसकी हो गई है और जनता ये मानती है और ये विश्वास करती है कि अगर त्रिवेंद्र सरकार अगर वहां पर कोई बात बोलती है जी तो वो करती है। वहां पर हम एक जलाशय भी हमारा बन रहा है, उसका शायद टेंडर हो गया होगा, तो ताकि वहां पर पानी की भी आपूर्ति हो सके। पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। तो उन सब चीजों को जो वहां पर डेवलपमेंट चाहिए, जो वहां पर आवश्यकता की वहां पर जो वस्तुएं हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ R9 के माध्यम से अमिताभ जी कि हम उसको बहुत बेहतर राजधानी होगी। और अभी तक हिल स्टेट्स की जो राजधानियां, मैंने काफी राज्यों की राजधानियां मैंने देखी हैं, उनको बहुत पहले वो बनी थी और आज वहां पर तमाम तरह की दिक्कतें भी खड़ी हो रही हैं। लेकिन जो ये भरारी सैंण गैरसैंण जो राजधानी होगी, ये बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से सज्जित होगी और जो दिक्कतें और जगह पर आ रही हिल स्टेट में, वो दिक्कतें इसमें नहीं होंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेंद्र जी। हमारी शुभकामनाएं उत्तराखंड के साथ हैं। हम चाहते हैं सरकार के प्रयास, जनता का सहयोग इस जो वैश्विक आपदा है इससे निपटने में सफलता तक पहुंचे, लक्ष्य तक पहुंचे। नमस्कार।